कल का जो सेशन हुआ था मित्रों, उसमें अनुराग सर का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, आपको पता ही है। उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने कर दी है, वो संभवतः अपलोड होने के लिए लगा दिया गया है। 10-15 मिनट में शायद वो अपलोड हो जाएगा। अनुराग सर अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर ढूंढना थोड़ा एक मुश्किल काम होता है, आप जानते हो, और ख़ास करके तब जब वो योग्य हों तब भी। तो मुझे उनमें दिखता है वो टैलेंट। जनवरी में ही उनको हायर करने की सोची थी, पर उनका लगभग सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ के आसपास उनकी आस्किंग डिमांड थी, जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस संस्था के लिए मुश्किल था। बट कैसे तैसे भी करके मध्यम मार्ग निकालेंगे ताकि वो पढ़ाएं, है ना। उनका एसोसिएशन कई और कोचिंग के साथ भी है। कुछ और अच्छे टीचर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में अफोर्डेबल भी रखना है और अच्छे टीचर चाहिए, तो जिसका भी थोड़ा बहुत कंपैशन हो, विजन के साथ अलाइन कर सके। पढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग के लिए, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। पहला तो उसका नॉलेज अच्छा हो, उसका अचीवमेंट अच्छा हो, और दूसरा वो समय दे सके, और तीसरा हमारे विजन के साथ भी अलाइन करे, ताकि अफोर्डेबल तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें सब कुछ। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं हर लिहाज से, बट करेंगे कोशिश। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी सम्राट के लाइव सेशन में, उनसे आग्रह है कि ले दे करके कुछ अग्नि परीक्षा के और सम्राट के सभी लोग मिला करके 170 लोगों के आसपास, पर ये संख्या सिर्फ 20-22 दिख रही। तो अगर आपको लाइव ज्वाइन ही नहीं करना है तो फिर इतना ताम झाम कि मैं कहीं जा नहीं पाता या और फैकल्टी कहीं जा नहीं पाते, रिकॉर्डिंग ही करना होगा तो रिकॉर्डिंग तो कभी भी किया जा सकता है। रात के 3 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। लाइव में आपकी सुविधा के लिए आप सवाल पूछ सके, इंट्रैक्शन हो सके, 50 चीज़ें होती है, और आपको समय पता होता है कि 10 बजे के आसपास ही सेशन होता है, 2-5-10 मिनट इधर उधर होता है कभी कभी। तो अगर आप नहीं लाइव ज्वाइन करेंगे तो इससे सामने वाले को भी एक लगता है, अरे शायद या तो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा वो तो मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि कचरा कितना चल रहा है मार्केट में आपको ही पता है, और मैं कंटेंट के लिए कितना रिसर्च करता हूँ। सम्राट का कंटेंट मैं ही बनाऊंगा, लेक्चर कोई भी लेगा चले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मुझे डिलीवर करना है PYQ के माध्यम से वो पता है क्या करना है। तो ज्वाइन किया करो, यही आग्रह कर सकता हूँ। और लिखा करो, सबसे बड़ी बात है लिखना। टॉपिक पहले कह रहे थे शेयर कर दो, टॉपिक पहले शेयर कर दिया, कितने लोगों ने लिखा? अब देख ही रहे हो, बड़ी चिंता की बात है कि 2-4-10 स्टूडेंट्स जो हैं, जो बहुत सिंसियर हैं और हमेशा लिखते हैं, वही लिखते हैं बार बार। बोलो भाई क्या कह रहे हो? तो यही कुछ लोग, अभी मैं कॉपी देख रहा हूँ, वही 4-6-10 बच्चे जो काफ़ी सिंसियर हैं, रोज़ लिखते हैं विदाउट फेल। अदरवाइज़ तो स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे मेंस नहीं होता भाई, फिर तुम 4 टेस्ट सीरीज जाओगे, ज्वाइन करोगे, फिर उनको लिखोगे, फिर मतलब मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपके लिए शुगर कोटेड बातें करता नहीं, उससे फ़ायदा नहीं होगा किसी का। आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। जो भी सारा एफर्ट है वो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए, तो कम से कम हमारे एफर्ट का ही सम्मान कर लो कि पास कर लेना है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा भी सर्वाइवल है। तो पढ़ लो, लिख लो, 1 ही 2 क्वेश्चन होता है, कम से कम इतना ही लिख लो। कितना देर जाता है? 10 मिनट 15 मिनट, फिर जाओ आओगे यहाँ पे, सुनोगे समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, करते हैं इस पर फिर से बात करेंगे, एक बार सेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखा था सबने, पहले ही शेयर कर दिया था। हाँ, हैव यू ऑल गोन थ्रू द क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने लिखा है? कॉपी तो एक ही आई है ग्रुप में। स्ट्रक्चर तो बना लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर लो कम से कम। अभी स्क्रीन पे शेयर करूँ, लिखोगे? यस सर। ठीक है, चलिए लिखिए। GS3 चल रहा है, इकोनॉमी ख़त्म हो गया, एग्रीकल्चर भी चल रहा है, इम्पॉर्टेंट पिलर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में भी हम क्रॉप्स, इरिगेशन, स्टोरेज, टेक्नोलॉजी, MSP उसी पे जिक्र किया था, चर्चा किया था सेशन में, जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया था, देख चुके हैं। अभी हमने टेक्नोलॉजी वगैरह देख लिया। फूड प्रोसेसिंग हमने काफ़ी कम्प्रहेंसिवली पहले ही कवर किया हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो अगला बहुत मेजर थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको कर रहे हैं। उस पर 2 सवाल पूछे गए, 2019 में पूछा गया है। PYQ शोध श्रृंखला का हिस्सा है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लें, उतर हो जाए। पूछा गया है कि छोटे और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक तो ये सवाल पूछा है, और दूसरा पूछा है
भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी? इन चुनौतियों के निस्तारण के लिए सुझाव दीजिए। मतलब पहले बताना है जो लैंड एक्विजिशन है, सॉरी लैंड रिफॉर्म है, क्यों नहीं हो पा रहा है भारत में, क्या प्रॉब्लम। दूसरा, उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको सजेशन देना है। ठीक है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, गिव योर सजेशंस टू रिमूव द चैलेंजेस। फाइन। यूपीएससी ने भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा है। रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प to improve the socio-economic condition, state the objective and measures of land reforms in India। कुल मिलाकर के जो लैंड रिफॉर्म की थीम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 3-4 टाइप के ही बनेंगे। अभी डिजिटल लैंड रिफॉर्म की बड़ी बातें चल रही हैं, डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चल रही हैं। 2024 का जो बजट था जुलाई का, उसमें एक टर्म यूज किया था नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जिसमें लैंड रिफॉर्म को भी शामिल किया था। इफ आई शो यू द एग्जैक्ट, फाइन, ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है 2024 के बजट में। गवर्नमेंट ने कहा है कि डिजिटाइजेशन जितना ज़्यादा हम करेंगे, लैंड डेटा, लैंड रिकॉर्ड, इन सेक्टर्स में, उतना ही ये बेहतर होगा। तो इसलिए ये सारे थीम, टेक्नोलॉजी को लैंड रिकॉर्ड से, लैंड रिफॉर्म से कैसे जोड़ा जाए, लैंड एक्विजिशन, लैंड पूलिंग, इंडस्ट्री के लिए कैसे लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके कम ज़मीन में, किस तरीके से श्रिंक हो रही है जो पर कैपिटा लैंड, उसको बेहतर बनाया जाए, कैसे लैंड की क्वालिटी बेहतर की जाए, ये सब 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 उसके अलाइड थीम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हम डिस्कशन इस लिहाज से करेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप कर सको। तो आपसे आग्रह है कि अगले 7 मिनट तक आप लिखिए। समय हो रहा 10:29, 30 मिनट मान लेते हैं। 10:37 पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे, तब तक आप पढ़ लीजिए, मतलब लिख लीजिए। और सबको लिखना है। 26 लोग हो अभी, 26 में से कम 25 कॉपी आनी चाहिए ग्रुप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। लिख लिया सबने? हो गया? सवाल समझा था? कितने लोगों को सवाल नहीं समझा? कितने लोगों को सवाल नहीं समझा, ये पूछ रहा हूँ। सबको समझ गया? सभी को सवाल समझा? ओके। सवाल कह रहा था कि लैंड रिफॉर्म जो है उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में कौन से चैलेंजेस, कौन सी चुनौतियाँ, ये पहला डायमेंशन। ठीक। और उन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये दूसरा डायमेंशन। ठीक। तो शुरुआत क्या करना है? शुरुआत ऐसे करना है कि पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो लैंड रिफॉर्म की जो हिस्ट्री है भारत में, वो कॉलोनियल एरा से चली आ रही है। तब जो लैंड रिफॉर्म्स होते थे वो अंग्रेज़ों के अपने रेवेन्यू इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए होते थे, और उस कॉलोनियल हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर सवाल नहीं बनेंगे। तो इसलिए कुछ कंटेंट अगर आपको दिखे कि वो कॉलोनियल हिस्ट्री में लैंड रिफॉर्म के सारे कंटेंट दे रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, अब वो पूछेगा नहीं। जो कुछ भी मॉडर्न एरा में, जो कुछ भी आजकल ज़रूरतें हैं, जो भी चैलेंजेज हैं, नए भारत के नए चैलेंजेज हैं, उनको लेकर के ही सवाल बनने वाला है। कॉलोनियल एरा में परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो हुआ, कहने को लैंड रिफॉर्म था, बट वो लैंड रिफॉर्म कम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ज़्यादा था, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा था। एक तो वो हिस्ट्री हो गई। दूसरा, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे लैंड रिफॉर्म करने की तो कोशिश की गई आज़ादी के पहले, लेकिन कुछ हद तक इरिगेशन वगैरह फैसिलिटी मुहैया करा दी गई, कुछ हद तक जो चकबंदी जिसे आप कहते हैं उसको करने की कोशिश की गई, कहीं कहीं पे लैंडलेस लोगों को लैंड देने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी थे, अपर्याप्त थे। आज़ादी के इमीडिएट बाद भी सरकार ने कोशिश की, 9 शेड्यूल में डाला लैंड रिफॉर्म वाले इशू को,
ताकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रह सके, और जुडिशरी ने इसको टेनेबल भी बताया, यानी कि इसको वैलिड भी बताया, इस पर एक्शन नहीं लिया। भूदान और ग्रामदान आंदोलन भी चले, लेकिन उनका जो सक्सेस रेट था वो बहुत कम था। उस समय ये रिफॉर्म क्यों लाए गए? क्योंकि उस समय असली समस्या लैंड रिफॉर्म की थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि लैंड का कंसंट्रेशन था। एक ही पर्सन के पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था, सैकड़ों एकड़ हुआ करते थे, कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं था। लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद सरकारों को ये समझ में आ गया कि अब समस्या लैंड के कंसंट्रेशन की है नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जिनके पास लैंड कंसंट्रेटेड था उनके पास भी नाती पनाती छनाती मिला करके 50-50 बच्चे हो गए, तो अब उनके पास भी ज़मीन बची नहीं है ज़्यादा। तो अगर हमने फिर से चकबंदी हदबंदी लेके आए और ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने की, लैंड सीलिंग को लाने की कोशिश की, तो इससे लैंड रिफॉर्म होने की बजाय और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी लैंड की पूलिंग करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पूल किया जा सके और सोवियत मॉडल के आधार पे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और लैंड को अगर और फ्रेगमेंट कर दिया गया और बांट दिया गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। सोशल जस्टिस के नाम पे लैंड का बंटवारा करना फिलहाल के लिए बहुत उचित सरकार को नहीं लगता है, इसलिए सरकार ने वो एजेंडा हटा दिया दिमाग से। अब उसने कहा जो लैंड जिसके पास है उसको ठीक से रिफॉर्म करने दो। आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कुछ सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे बंगाल की जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, वामपंथी गवर्नमेंट थी, केरला ने भी अच्छा काम किया लैंड रिफॉर्म में। फिलहाल के लिए कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एक बड़ा इशू नहीं, बड़ा इशू है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। डेटा देख रहा था, चाइना के पास पर कैपिटा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो उपलब्ध ज़मीन है वो लगभग हमसे 4 गुना ज़्यादा है, और वो ज़मीन जिस पे एग्रीकल्चर हो सकती है, अब ये मत बोलना कि टोटल जो एग्जैक्ट एरेबल लैंड हो तो भारत के पास ज़्यादा है, ठीक है, फिर वो बहुत उसमें कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है, वो डेटा से मैं भी अवेयर हूँ। तो ओवरऑल मोटा मोटा चाइना के पास 4 गुना ज़्यादा है, कनाडा के पास 20 गुना ज़्यादा है। उसमें बंजर वगैरह हो सकते हैं, वो इशू डिस्प्यूटेड हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। तो भारत के पास लैंड बहुत फ्रेगमेंटेड है। 86% से 90% के बीच जो ज़मीन है वो सीमांत किसानों के पास है। सीमांत किसान ऐसे कहते हैं जिनके पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन या उससे कम है, वो सीमांत किसान होते हैं। तो भारत में हर 10 में से 9 व्यक्ति के पास ज़मीन जो है वो 2-2.5 एकड़ से कम। 1950s में जो ज़मीन 3 हेक्टेयर हुआ करती थी वो घट करके 1.5 हेक्टेयर के आसपास बच गई है फिलहाल पर कैपिटा प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो लैंड फ्रेगमेंटेशन की स्थिति, चुनौतीपूर्ण स्थिति को दिखाता है। तो पहली चैलेंज तो ये बहुत बड़ी है और इसका भारत सरकार कुछ कर नहीं सकती, केंद्र राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती। दूसरा, मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ लैंड को हटा दो, साइड कर दो, उसका कोई मतलब ही नहीं, इसलिए वो इशू लिखने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा बड़ा इशू कैसे आ रहा है, अगर मैं अभी लाइव डेटा ही सर्च करूँ तो भारत में जितने सिविल मामले हैं, ठीक है, उन सिविल मामलों का एक बड़ा परसेंटेज लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। और भारत में क्राइम, लोगों की मृत्यु, डिस्प्यूट्स, लैंड इश्यूज को लेकर के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए आप, परसेंटेज ऑफ लैंड डिस्प्यूट इन टोटल सिविल केसेस इंडिया। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल पेंडिंग केसेस का 20% और टोटल सिविल केसेस का 66%। और इसको और अगर ठीक से समझा जाए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से, तो क्या कहता है कि भाई 66% ऑफ ऑल सिविल केसेस इन इंडिया रिलेटेड टू लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। बात समझ में आ रहा है? भारत कैसा देश है? भारत जमीन जायदाद के झगड़ों वाला देश है ना। इतना लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 66% सिविल केसेस लैंड डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, और बात हो रही है लैंड रिफॉर्म की। कैसे लैंड रिफॉर्म होगा? इतने डिस्प्यूट है वो सॉल्व भी नहीं होंगे, कोई भी जाकर के कहीं भी कब्जा कर लेगा और फिर उस पर मुकदमा ठोक देगा। क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं भारत में जो बड़े कंट्राडिक्टरी। 2 कानून का जिक्र करूंगा। पहला कानून 9 शेड्यूल में डाल दिया, कोर्ट के पास बड़ी लिमिटेड पावर हो गई, तो कुछ भी स्टेट रिफॉर्म लाता रहता है, कोर्ट बहुत हद तक उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाती। दूसरा, एडवर्स जो पजेजन का कानून है कि 12 साल तक आपने कहीं किसी जगह रह लिया, 12 साल ही शायद एडवर्स पजेजन वाला पीरियड कितने साल तक है भाई?
किसी को पता है? 12 साल ही है सर। 12 साल। 12 साल प्राइवेट प्रॉपर्टी, 30 साल गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी। तो 12 साल तक आपने, मान लो मेरी ही ज़मीन पे आ जाओ, ठीक है, मैं तो किराए पे रहता हूँ, लेकिन मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी होती, तो उस पर आप अगर आ जाते, 12 साल रह लेते, तो आपकी हो जाती। आपकी नहीं भी होती, लेकिन आपको खाली नहीं करवा सकता था मैं, ठीक। तो ये जो एडवर्स पोजीशन का कानून है, ये और फालतू है। इसके अलावा भारत में एक डेटा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि कुछ 80% लोगों के पास जो लैंड रिकॉर्ड थे उनका हमने डिजिटाइजेशन कर दिया। लेकिन जब मैंने उसके काउंटर आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की, समय इसीलिए लगता है ना मित्र, क्योंकि कोई आर्गूमेंट, कोई तर्क पढ़ा तो मन नहीं माना, तो फिर उस पर खोजबीन चालू हुई। तो इंडियन एक्सप्रेस का मुझे एक आर्टिकल दिखा, बड़ा सुंदर आर्टिकल था, कि एक तो डिजिटाइजेशन से सिर्फ लैंड रिफॉर्म नहीं आएगा, और दूसरा था कि उसी आर्टिकल से मैंने दूसरे आर्टिकल से समराइज कराया था। ये देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 2023 की रिपोर्ट है कि 89% एरिया, 89% ग्रामीण भूमि, उनके डेटा डिजिटाइज कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये दोनों बहुत कंट्राडिक्टरी डेटा हैं, कि आप कह रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड सारे डिजिटाइज हो गए हैं, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए हैं, उनके जो क्या कहते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डिजिटाइज हो गए हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास में राइट्स के कागज नहीं है, यानी कि उनके पास ये उन्हीं की ज़मीन है, इसको साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो आपका जो डिजिटाइजेशन है वो किसी काम का है नहीं एक्चुअली। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है? आपने स्कैन करके कंप्यूटर पे डाल दिया, ये सिर्फ हुआ। तो लैंड रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करने में जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक एक करके पॉइंट वाइज हम समझेंगे, आपके एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखा जा सकता है उस पैरामीटर पे। थ्योरेटिकल डिस्कशन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे। आप इंट्रो लिख दीजिए, कुछ भी इंट्रो लिख दीजिए। मैंने लिख दिया कि समान भूमि वितरण प्राप्त करना है, कृषि उत्पादकता बढ़ानी है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं, डेवलपमेंट लाने हैं, तो उसको लैंड रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब समस्या क्या है? एक टर्म यूज कीजिए, लैंड गवर्नेंस, और इसको ऐसे यूज करना, मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा किया हुआ है, तो ये मेरा सत्याग्रह है, ये मेरा साहस है। आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो, क्योंकि लैंड गवर्नेंस यूज करोगे ज़्यादा उसको अपीलिंग लगेगा। आप चाहो तो भूमि प्रशासन यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत अपीलिंग लगेगा नहीं, ठीक। तो ये यूज करो कि भारत में लैंड रिफॉर्म के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ लोग कहेंगे कि काश्तकार, बटाईदार, या लोगों के पास में जो ज़मीनें हैं उनका कंसंट्रेशन है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास एक भी एकड़ नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड गवर्नेंस ही खराब है हमारे यहाँ का। अदरवाइज 66% डिस्प्यूट सिर्फ लैंड के ना होते, प्रॉपर्टी के ना होते। अब उस लैंड गवर्नेंस में क्या दिक्कत है, उसके अंदर आप सब हेडिंग बना करके लिखना शुरू कीजिए। कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जटिल कानूनी फ्रेमवर्क, ऐसे लिखने का, जटिल, हिंदी वाले मित्र, कानूनी ढांचा या कानूनी फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि कानून जो इंडिया के लैंड लॉज हैं बहुत अनक्लियर हैं, बहुत डिस्प्यूटेड है। आपको पता है 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, अब भी ठीक से फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया उसका, और इसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा, गांव में जमीन खाली पड़ी रहेगी, लेकिन लोग उसको बटाईदारों को नहीं देंगे, उसको जो टेनेंट्स हैं, उस पर जो खेती कर सकते हैं लोग, उनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उनको डर है कि कहीं इसने जोतदारी की, जोतेदार को दिया, बटाईदार को दिया, और कहीं इसने कब्जा कर लिया तो। ऐसे शहरों में भी एक डेटा बताता है कि शहरों में बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे घर खाली रह जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, मैं अलग अलग शहरों में देखता हूँ कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे ही खाली पड़ी हुई हैं। उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक पहला कारण होता है
कि उस पे डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस है, कोई किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा, डर के मारे किसी को किराए पे नहीं देते हैं, खुद वहाँ रहते नहीं तो उसमें इन्वेस्ट करते नहीं। तो ये दोनों जो सिचुएशन है, इसकी वजह से भारत में जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उनकी डेफिसिट होती जाती है, इफेक्टिव लैंड अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई अनक्लियर लैंड टाइटल, यानी किसके नाम पे ज़मीन है, पता ही नहीं है 66% लोगों को, कागज़ ही नहीं है। इनसिक्योर टेन्योर, खाली करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाए गए हैं, उनमें भी इतने लोचे हैं कि कोर्ट केस हो ही जाता है। ठीक? चैलेंजेज इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कहता है कि जो लैंड है भी लोगों के पास, उसमें जो रिफॉर्म करना है प्रोडक्टिविटी को लेकर के या उसके डेवलपमेंट को लेकर के, उसके लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं मिलता। जेंडर इनइक्वलिटी भयानक है। एक ट्रेंड मैंने देखा है आजकल कि महिलाओं के नाम पे ज़मीन खरीद लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। राज्य सरकारें इस बात को प्रमोट कर रही हैं कि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी में कमी कर दिया है। लेकिन कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके नाम पे ज़मीन भी उनको कभी कागज ही नहीं दिया जाता है। अदरवाइज महिलाओं के नाम पे कोई ज़मीन की ही नहीं जाती, प्रॉपर्टी किया ही नहीं जाता है। तो जो जेंडर इनइक्वलिटी है प्रॉपर्टी राइट में, बहुत ज़्यादा है। लैंड ओनरशिप को लेकर के काफ़ी इशूज हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है लैंड ट्रांजेक्शन में। तो ये सब भी प्रॉब्लम है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का, या कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क का। 2 प्रॉब्लम आपको बता दिया। तीसरा, इनएडिक्वेट एंड आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड। अब ये डेटा अभी बताया था कि 89% रूरल लैंड जो है, ग्रामीण जो ज़मीन है, उसका डिजिटाइजेशन हो गया है। और ये कोट कर देना आप, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का डेटा, और ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इससे आपका आंसर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि 89% जो रूरल लैंड रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन हो गया है। ये 2 जगह आप यूज कर पाएंगे। पहली जगह जब आपको उपलब्धि दिखानी होगी कि गवर्नमेंट की उपलब्धि क्या है, क्या अचीवमेंट है कि 89% लैंड का डिजिटाइजेशन हो गया, तब। और दूसरा आप दिखाइएगा जब कंट्रास्ट दिखाना होगा कि भाई भले 90% लैंड का डिजिटाइजेशन रूरल इंडिया में हो गया है, स्वामित्व स्कीम जैसी शानदार महत्वाकांक्षी स्कीम भले चल रहे हैं, लेकिन आज भी 60% लोगों के पास में एग्जैक्ट टाइटल नहीं है, एग्जैक्ट उनके पास कागज नहीं है। तो ये एम्बिग्विटी, ये कंट्रडिक्शन लैंड रिफॉर्म को रोकता है, लैंड रिफॉर्म में बाधा पैदा करता है। इसलिए सरकार ठीक से किसी भी कानून को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। और प्रॉपर डायमेंशन डाल करके लिखना, उन मित्रों को मैं बार बार कह रहा हूँ, और मुझे इस बात का दुख भी होता है क्योंकि मैं कभी अभी एसए का इवेलुएट किया, फिर जीएस उनका कल कुछ काफ़ी मैंने इवेलुएट किया। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जैसे ज्योति की कॉपी कल इवेलुएट की, बड़ा अच्छा लिखा था उसने। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते नहीं हैं, भी मेंस देने वाले हैं लेकिन भर के पैरा लिखते हैं, कुछ भी अंधगंध कुछ भी लिख देते हैं, कहीं भी लिखते हैं, उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है, उनके आर्गूमेंट फालतू होते हैं, उनके एग्जाम्पल अच्छे नहीं होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है फिर लिखते क्यों? अच्छे से लिखो भाई। 4 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, लगने तो ना, एक बार तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। इसीलिए तो यहाँ पे लिखवाता हूँ तुमको रोज, इसीलिए तो पहले से ही क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि ठीक से लिखो, फिर बाद में समझो। तो लिख लो यार, अगर मेंस दे रहे हो तो लिख लो, नहीं दे रहे हो तो भी लिख लो, समय नहीं मिलेगा फिर। तो ये दूसरा डायमेंशन लिखिएगा। फिर जो इंडियन एक्सप्रेस क्रिटिसाइज कर रहा है कि सिर्फ डिजिटाइजेशन से लैंड रिफॉर्म नहीं होगा, तो अकेले भूमि सुधार के लिए अकेले डिजिटाइजेशन इज नॉट सफिशियंट। ठीक है, तो क्यों नहीं सफिशियंट है? एक टर्म यूज करता है वो, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डीपर लीगल और इंस्टीट्यूशनल इशूज को सॉल्व नहीं करता। तो सरकार का जो सारा जोर है, एक डायमेंशन हिंदी माध्यम वाले मित्र ध्यान दें, सरकार का सारा जोर डिजिटाइजेशन या डिजिटलीकरण पर है। तो उसमें लिखने का सिर्फ डिजिटलीकरण पर्याप्त नहीं है, सिर्फ डिजिटलीकरण पर्याप्त नहीं। ऐसा लिखने के बाद फिर उसके आगे लिखिए, क्योंकि भारत में लैंड रिफॉर्म के लिए, भूमि सुधार के लिए जो जटिल कानून हैं उनमें तथा संस्थागत जो इशूज या इंस्टीट्यूशनल जो इशूज, संस्थागत जो मुद्दे हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। जब तक आप कानून में रिफॉर्म नहीं लाओगे, जब तक आप पॉलिसी फ्रेमवर्क सही नहीं करोगे, जो मैंने ऊपर दिखाया था, जब तक आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सही नहीं करोगे, सिस्टम सही नहीं करोगे, लैंड रिफॉर्म कभी नहीं हो सकता। सिर्फ ये स्कैन करके कागज़ को डिजिटली चढ़ा देने से लैंड रिफॉर्म नहीं होता है। सारा जोर सरकारों का इसी बात पर है, और इसके लिए एक बुकलेट भी जारी किया है मंत्री महोदय ने, सभी भारतीय भाषाओं में।
लेकिन जो भी मैंने अच्छे आर्टिकल्स पढ़े वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सिर्फ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से लैंड रिफॉर्म नहीं आता है, उसके लिए बहुत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें 2 चीज़ें मैंने बताया, एक तो लैंड की जो ओनरशिप है, यानी मालिकाना जो हक है, उनकी टाइटल जो है, और जो 9 शेड्यूल का इशू है, जुडिशियल जो रीच कम है, उन सब में भी रिफॉर्म लाना पड़ेगा। प्लस जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़े से फास्ट ट्रैक तरीके से लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। लैंड डिस्प्यूट क्या, क्रिमिनल केसेस जब भारत में नहीं सॉल्व होते हैं, 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। लैंड डिस्प्यूट की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता, 50-50 साल 60-60 साल तक चलता रहता है केस, ठीक है ना? समझ में नहीं आता हम यार कौन सी दुनिया में रहते हैं। मतलब आई फील मतलब अशेम्ड कि भाई कौन सी दुनिया में रहते हैं हम कि जहाँ 50 साल 60 साल केस चल रहा है, लोग मर जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। जब भी ज़मीन खरीदनी होती है, जब भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, तो इंसान डरता है, 100 बार सोचता है कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। इतनी प्रॉब्लम। और फिर और ये जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई हैं, ये सब प्रायोरिटी के हिसाब से, लैंड गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन में इशू हो, लैंड रिकॉर्ड में इशू हो, या कंट्राडिक्शन हो, डिजिटाइजेशन सफिशिएंट नहीं है वो हो, इंस्टीट्यूशनल हर्डल हो, फिर बाद में जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है। अदरवाइज कुछ लोग होंगे तो बताएंगे कि एक व्यक्ति के पास पूरी ज़मीन है, कईयों के पास है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि इतना लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया है कि अब वो इशू है ही नहीं सरकार के लिए। आपने कितने साल हो गया सुना होगा कि वो हदबंदी नहीं हुई है? आपके उधर हुआ कभी इस बीच में? 20-30 साल में नहीं हुआ ना। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, लैंड एक्चुअली बहुत फ्रेगमेंटेड, बहुत खंडित हो गया है, वो छोटी जोत है। और उसके लिए जो डेटा है एग्रीकल्चरल सेंसस का, 86% इंडियन के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है? 1970 में लगभग 2.5 हेक्टेयर था, 2015 में ये घट करके 1.08 हेक्टेयर बचा है, ठीक? तो ये डेटा कोट कर देना कि किस तरीके से सिर्फ 1.5 हेक्टेयर पर कैपिटा जमीन भारत में उपलब्ध है। हमारी तुलना में चीन के पास 4 गुना है, कनाडा के पास या ब्राज़ील के पास, या शायद कनाडा के पास 20 टाइम्स। और दूसरा, जो ज़मीन है उनकी क्वालिटी भी फ्रेगमेंटेशन की वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि उसमें पर्याप्त इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक? ये सारे प्रॉब्लम हैं। रिकमेंडेशन से पहले हम एफर्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट के। एफर्ट में आपको पता है, संस्थागत जो एफर्ट है उसमें है 9 शेड्यूल में सरकार ने इस इशू को डाला। दूसरा, सरकार ने क्या किया, मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया। तीसरा, पॉलिसी बेस्ड बता रहा हूँ, अब इसमें नहीं लिख पाया हूँ सब कुछ, लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, पीडीएफ कलेक्टर मत बनो। 9 शेड्यूल, मॉडल टेनेंसी कोड एक्ट। तीसरा, काश्तकार अधिनियम ला करके हदबंदी या चकबंदी लाए सरकार, लैंड सीलिंग एक्ट जिसको बोलते हैं, चकबंदी, हदबंदी, लैंड सीलिंग एक्ट सरकार लेके आई। ये सब किया पॉलिसी बेस्ड जो रिफॉर्म थे उसमें। इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी बेस्ड रिफॉर्म के बाद लैंड एक्विजिशन ऑफ कोर्स, उस एक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, 2013 वाला जो इम्पोर्टेंट है, बाद में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद जो सरकार ने हाल फिलहाल में जो कोशिश की है उसको कुछ मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करना सरकार का एक प्राथमिक उद्देश्य रहा है, और इस उद्देश्य को सरकार ने 2024 के बजट में साफ साफ बोला है, इसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करार दिया है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। और सरकार ने क्या किया, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन या उलपिन, अल्पिन जो भी कह लो, तो 14 अंकों का एक भू आधार है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है मित्र, परेशान मत होना। 14 अंकों का ये भू आधार है जो सरकार ने लैंड की पहचान के लिए जारी किया है। पुराने जो लैंड डिस्प्यूट हैं उनका तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आने वाले समय में अगर ये भू आधार ठीक से लागू किया जाता है तो फर्दर और फ्यूचर जो डिस्प्यूट हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? तो ये सरकार के एक अच्छा प्रयास। ई कोड इंटीग्रेशन किया है सरकार ने, ठीक है, ताकि जो जुडिशरी है उसको लैंड रिकॉर्ड के बारे में, लैंड के राइट के बारे में, लैंड की स्थिति के बारे में ठीक से पता रहे। और लगभग सभी राज्यों ने, लगभग 26 स्टेट यूटीज ने इसको लागू कर दिया, ई कोड इंटीग्रेशन को, ताकि लैंड जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है, स्टेटस है, उसका डेटा कोर्ट के पास भी रहे ताकि वो वेरीफाई कर सके, ठीक? और लैंड रिकॉर्ड का ट्रांसलिटरेशन,
मतलब जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल में, उन सब में भी लैंड रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने की कोशिश चल रही है। भूमि सम्मान, ठीक, भूमि सम्मान का प्रयास सरकार कर रही है 168 डिस्ट्रिक्ट में, 16 स्टेट में, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और उनको क्या करना, यहाँ पे कंप्यूटरीकरण करना, डिजिटलीकरण करना, कंप्यूटरीकरण करना, यह है भूमि सम्मान, ठीक। एक तो ये प्रयास हो गया। अगला प्रयास जो मैंने आपको बताया यूनियन बजट 2024-25 का, सरकार ने ई श्रम पोर्टल ये लेबर रिफॉर्म वाला कॉपी हो गया, माफ़ करना, वो पीआईबी से ठीक से कॉपी हुआ नहीं, ऊपर नीचे दोनों थे। तो सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म किया है लैंड के लिए, और उसमें कोशिश कर रही है कि सरकार एक तो लैंड पूलिंग करे, सरकार लैंड के डेटा को डिजिटाइज करे, और सरकार लैंड की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है वो देखे, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मोनेटाइज करने की और मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश करे। वो वाला मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा पीडीएफ से, ठीक। तो ये सरकार की कुछ कोशिश हैं जो उसने खुद बताए हैं। अब इतनी कोशिश पर्याप्त नहीं लगती है, इसलिए कुछ रिकमेंडेशन है जो आप इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म को करने के लिए, इन चैलेंजेस से जूझने के लिए कर सकते हैं। और ये वही रिकमेंडेशन या वही सुझाव हैं जो चैलेंजेस हैं, यानी चैलेंजेस का उल्टा कर दीजिए तो सुझाव मिल जाएगा। चैलेंजेस क्या थे? पॉलिसी लेवल पे चैलेंजेस थे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चैलेंजेस थे, एग्जीक्यूशन के लेवल पे चैलेंजेस थे, रिसोर्स के लेवल पे चैलेंजेस थे, टाइटल के लेवल पे चैलेंजेस थे, डेटा के लेवल पे चैलेंजेस थे, जो सिविल केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके लेवल पे चैलेंजेस थे, जुडिशरी के लेवल पे चैलेंजेस थे, फ्रेगमेंटेशन का इशू था। ये सब थे जो चैलेंजेस थे। इन्हीं को आप बता दीजिए कि ये सॉल्व करना है, तो आपका रिकमेंडेशन आ जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म लेकर के आइए आप, जो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि पहले नंबर पर उधर भी लीगल डिस्प्यूट या इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी के लेवल पे प्रॉब्लम है, सेम यहाँ भी रखा है, ठीक। और एफिशिएंट लैंड मार्केट, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम से कम हो सके। जम्मू कश्मीर में इससे पहले आर्टिकल जो 35A था, उसकी वजह से धारा जो ये थी 35A, इसकी वजह से वहाँ पे लैंड का ट्रांजेक्शन ठीक से हो नहीं सकता था। महिलाओं को लैंड के राइट थे नहीं, जो महिलाएं आउटसाइड ऑफ कश्मीर हुआ करती थी उनको लैंड के राइट नहीं थे, खरीद बेच नहीं सकते थे कश्मीर में ज़मीन लोग। तो सरकार ने इसको हटा दिया, ये बॉटल नेक रिमूव कर दिया। इसी तरीके से कई सारे एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ आप लैंड खरीद बेच नहीं सकते। ठीक है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है, ताकि उनकी ठीक से खरीद फरोख्त हो सके, ठीक से उनका कॉमर्शलाइजेशन हो सके, लोग खरीदें बेचें। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप कीजिए, ताकि ऐसा ना हो किसानों की ज़मीन कोई हड़प ले। उसके लिए आप ठीक से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब एक कानून ऐसा भी है कि एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं खरीद सकते, उसमें भी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इनकी ज़मीनें आप नहीं खरीद सकते अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है। फिर उसमें भी दिखाया गया है कि किस टाइप का लैंड आप नहीं खरीद सकते, किस टाइप का आप लैंड खरीद सकते हो। कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का पर्सन है, उसके पास ज़मीन है ठीक ठाक, मान लो उसके पास पैसा है, वो बेचना चाहता है, कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसको सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की बंदे को ढूंढना पड़ेगा बेचने के लिए? अरे भाई, वो ढूंढ बेच करके इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं और, वहाँ पे कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बंदा ना हो तो क्या वो बेचे ही ना, इन्वेस्ट ही ना करे, तो ग्रोथ ही ना करे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर उसकी ज़मीन बहुत कम दाम में बिकेगी, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो लैंड एक बहुत डायनेमिक कमोडिटी नहीं बन पाएगी। और इससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स और हिंड्रेंसेस आ जाएंगे। सिस्टमेटिक पॉलिसी अप्रोच, कि भाई टेक्नोलॉजी का ठीक से उपयोग करो, खाली स्कैन करके उसको कंप्यूटर में चढ़ाने तक लिमिटेड मत रखो, ठीक है। और स्टेट लेड लैंड गवर्नेंस लेके आओ। सिर्फ सेंटर ही सेंटर डेटा और पॉलिसी बनाती रहेगी, रिफॉर्म लाती रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग राज्य की अलग अलग प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट की अलग प्रॉब्लम है, यूपी की अलग प्रॉब्लम है, केरला की अलग प्रॉब्लम है, जहाँ बंगाल है बंगाल की अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि बंगाल में ठीक ठाक लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, केरला में ठीक ठाक हुआ है, तो इनकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो इनको बोलो कि आप अपने स्टेट के हिसाब से लैंड रिफॉर्म को प्रपोज कीजिए, हम उसमें आपको जो भी सहायता है वो हम आपको दे पाएंगे। रूट कॉज पे जो इशूज हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर जो इशूज हैं, उनको हल कीजिए आप। क्या कीजिए आप? लैंड यूज, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, तो आपने दिखा दिया कि नहीं नहीं, ये तो म्यूनिसिपैलिटी के लिमिट के 9 किलोमीटर की जो लिमिट है उसके अंदर ही आती है, और आपने ज़मीन ले लिया धड़ल्ले से। या आपको सस्ता लेना है तो आपने उसके बाहर दिखा दिया। तो फेयर लैंड यूज होना चाहिए।
महिलाओं के पास भी लैंड के राइट हों, ट्राइब के पास, शेड्यूल कास्ट के पास भी लैंड के राइट हों। इस तरीके से भी आपको इक्वलिटी लेकर के आनी है, जेंडर इक्वलिटी लेकर के आनी है ओनरशिप में। ट्रांसपेरेंसी लानी है ट्रांजेक्शन में, नहीं तो पता लग रहा है स्टाम्प ड्यूटी चुकाया 100 रुपये का और ज़मीन की कीमत है 250 रुपये। ऐसा खूब हो रहा है, जिसकी वजह से ठीक से लैंड का जो ट्रांजेक्शन है वो हो नहीं पाता है। और इंटीग्रेटेड लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटजी लेकर के आओ। कैसे लाओगे? कंबाइन लीगल रिफॉर्म विद इम्प्रूव्ड लैंड रिकॉर्ड्स एंड लैंड कंसोलिडेशन। यानी कि आपने कहा कि भू आधार के माध्यम से, स्वामित्व के माध्यम से आपने भारत में, रूरल इंडिया में 95% जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज कर दिया, और ये 26 अक्टूबर 2024 का गवर्नमेंट का डेटा है। वो कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज तो कर दिया, लेकिन क्या आपने उसको कंसोलिडेट किया? क्या आपने ये बताया कि जो बंजर ज़मीनें हैं उनको जियो टैगिंग किया, जियो स्पेशल का आपने यूज किया कि बंजर ज़मीनें यहाँ यहाँ हैं, यहाँ हैं? जैसे आपने आइसोथर्मल, क्या आइसोबार, इस तरीके से पढ़ा है, जहाँ जहाँ समान दबाव होते हैं उनके बीच एक रेखा खींची जाती है। तो क्या जो बंजर ज़मीनें हैं जहाँ पे लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपको जहाँ पे जिप्सम छिड़कना है, क्या उन ज़मीनों की आपने ठीक से जियो टैगिंग की? क्या ऐसी ज़मीनें जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के बाहर है उनकी जियो टैगिंग की? क्या ऐसी ज़मीनें जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है उस एरियाज में, जिनका मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, टाइटल वगैरह जहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी एरियाज की भी आपने जियो मैपिंग की? तो उस एरियाज में आप इशूज को जल्दी सॉल्व कीजिए। तो वहीं कह रहा है कि आप लैंड रिकॉर्ड को क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए लीगल रिफॉर्म के साथ, और फिर उनका कंसोलिडेशन कीजिए। कहीं पे मान लो ऐसे लोगों की 1-1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, तो आप बोलिए वहाँ पे 100 लोगों को कि आप 100 लोग एक साथ खेती कर लो, 100 हेक्टेयर ज़मीन हो जाएगी। और इस पर प्रॉपर आपके साथ एक सरकार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसी की भी ज़मीन कोई छीन नहीं पाएगा। जिसकी जितनी ज़मीन इस लैंड पूलिंग में ली जाएगी, उतनी ज़मीन उसी के राइट में, उसी के टाइटल में रहेगी। लेकिन आप एक साथ मिलकर के अच्छी खेती कीजिए, सरकार आपको मशीन उपलब्ध कराएगी, सरकार आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें। ऐसा ना हो कि 1-1 हेक्टेयर सबके पास है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, सिर्फ बकरी घास चल रही है। ठीक है ना? 1 हेक्टेयर में क्या ही खेती करना है, छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने जो एफर्ट किया है उसके अलावा भी ये सजेशन आप दे सकते हो। फिर उसके बाद में एक कंक्लूजन लिख दीजिए। विभिन्न सरकारें हैं, वो लैंड रिफॉर्म और लैंड गवर्नेंस को बेहतर करके पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए जियो स्पेशियल मैपिंग, जिसका मैंने जिक्र किया, यूनिवर्सल या एक्सक्लूसिव जो लैंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसको लागू कर रही हैं। ये पहल हाशिए पर रहने वाले लोग स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देगी। बेहतर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर लैंड गवर्नेंस, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इक्विटेबल या क्या कहते हैं, एगलिटेरियन सोसाइटी को बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। वही अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। ठीक है? द बेस्ट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी, एगलिटेरियन सोसाइटी। मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म में आप इतना भी डायमेंशन अगर लिख दोगे तो बहुत है। इसमें एग्जाम्पल भी हैं। एक मॉडल आप जिक्र कर सकते हो जो मैंने हाल में ही पढ़ा, वो मॉडल है आंध्र प्रदेश का मॉडल। किसका मॉडल मित्रों? आंध्र प्रदेश ने लैंड रिफॉर्म के लिए एक नया कानून पास किया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिएगा अगर समय मिले तो। क्या मॉडल है उनका? आंध्र प्रदेश लैंड रिफॉर्म अभी किया है उन्होंने। देखिए, वो केस स्टडी आप लिख सकते हैं, हाल फिलहाल की घटना है इसलिए। देखिए, आंध्रा सीएम गिव्स लैंड ओनरशिप राइट टू 20 लाख से ज़्यादा लोगों को नया लैंड ओनरशिप का राइट देंगे। 5 लाख एकड़ फेस स्क्रूटनी ओवर लैंड इरेगुलरिटीज इन आंध्र प्रदेश, उसकी पहचान कर ली उन्होंने। कितना? 5 लाख एकड़ जमीन की। आंध्र प्रदेश में 2 लाख एकड़ जमीन वहीं उसकी पहचान की जा रही है, उसके डिस्प्यूट की पहचान की जा रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एनेक्ट्स लेजिस्लेशन टू अमेंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। ये अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, कब किया है एग्जैक्टली? आंध्र लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट।
पुराना है तो अभी चर्चा में था ये कुछ वजहों से। ये 20 मार्च 2025 की न्यूज़ है ना। ओके, तो 5 लाख एकड़ ज़मीन की जो चर्चा चल रही है, इंट्रोड्यूसरी लैंड रिफॉर्म्स 2 हफ्ते पहले मार्च 19 में द हिंदू कवर करता है, हेराल्डिंग न्यू लैंड रिफॉर्म्स, द नायडू गवर्नमेंट इज बिजी एनेक्टिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज। तो इसमें बताता है कि भाई Chandrababu Naidu government has introduced a series of land reforms to overhaul land administration in Andhra Pradesh. These include enacting new laws and amending existing ones, implementing policy changes, introducing administrative modification to streamline the management of land records and addressing land dispute. The government claims that these measures are necessary to protect property rights, ensure transparency and make land governance more efficient. अगर यही उठा लो, और ये कह रहा है वन मेजर लेजिस्लेटिव चेंज वाज द रिपील ऑफ आंध्र प्रदेश लैंड टाइटल एक्ट 2024 उन्होंने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, जो पहली गवर्नमेंट लेके आई थी इससे पहले। अगर यही कीवर्ड आप यूज कर लो कि भाई किस तरह से यहाँ पे एनेक्टिंग न्यू लॉज, अमेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस, इंप्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड डिस्प्यूट, है ना, ताकि राइट प्रोटेक्ट हो सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, लैंड गवर्नेंस बेहतर हो सके। कहने का अर्थ यह है कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा था, कि वो जितने भी लैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है उनको आइडेंटिफाई कर रही है और उनको रिकॉर्ड टाइम में डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेगी और उन लैंड को फ्री कराएगी। ठीक है, जो कॉमन ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं, उन पे डिस्प्यूट चल रहा है, उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फ्री कराएगी। और जो भी पुअर हैं, जो भी गरीब है, उसमें लिखा भी हुआ था 20 लाख गरीबों को लैंड राइट देने जा रही है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। तो अगर ऐसी सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सहयोग से जुडिशरी के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करके, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म ला करके, एफिशिएंसी बेहतर करके, टाइटल को बेहतर करके, डिस्प्यूट को सेटल कर लें, तो बहुत सारा लैंड न सिर्फ फ्री हो सकता है, उसकी पूलिंग हो सकती है, उसके राइट दिए जा सकते हैं और बेहतर लैंड गवर्नेंस हो सकता है। तो आंध्रा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले की बात है, सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म लेकर के वो आ रहे हैं, कैबिनेट ने पास किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल है जो आप कोट कीजिएगा। ठीक है, अब आपने जो पॉइंट लिखा उसको आप सजेस्ट कीजिए, बताइए, हो सकता है कुछ बेहतर पॉइंट निकल करके आए। बोलिए भाई, एक एक करके बताइए मित्रों, क्या महान पॉइंट लिखा है आपने? भाग नहीं लेना है क्या पॉइंट बताने में? सर मैंने जो लीगल सूट वाला है उसमें मैंने सर जो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, तो जो डीपीएसपी था, हाँ तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखा के लिखा है कि इससे लीगल सूट्स काफी हुए इंडिया में। हाँ, आप रिपीट करेंगे पॉइंट सारे? मैं कह रहा हूँ कि सर जो लीगल सूट्स काफी हुए, ये भी एक रीजन है क्यों लैंड रिफॉर्म नहीं हो पा रहा इंडिया में। वो तो बताया मैंने, तो जो उसमें जो मैंने बता और दिया जो उसके अलावा मित्र, जो मैंने बता दिया उसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है? मुझे सारे पॉइंट्स तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट जो भी कवर करता हूँ प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जितना समय मेरे पास होता है, बहुत टाइम डिवोट कर रहा हूँ। कई बार तो शिकायत होती है कि भगीरथ प्लस से ज़्यादा समय इधर डिवोट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ही टॉपिक, एक ही सब टॉपिक, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ। भगीरथ प्लस में एक ही सेशन में 3 घंटे में बहुत सारा पढ़ाना होता है, उसके लिए कंटेंट पहले से रेडी होता है, तो उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड का है। लेकिन आप ये कहें कि इतना डीप में डिस्कशन एक छोटे से टॉपिक पे हो सके, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे भी अच्छा किया है, यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ वहाँ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो रह गया हो, जो पॉइंट मुझसे डिस्कस करने से, वो बता दीजिए। ठीक है, ये कह रहा हूँ। और कोई मित्र? एक एक से पूछना पड़ेगा क्या? बताओ, एक एक पॉइंट बताओ तो भी 26 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। चलो आशु मोहन भाई, आप बताइए कोई सजेशन जो पॉइंट रह गया हो। आलोक तुम, अमित भाई, अमित विश्वकर्मा, अंजलि यादव, एनीवन? कुछ तो लिखा होगा ना कॉपी में, ब्रेनस्टॉर्म किया होगा ना? कितने लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया आज लिखने के पहले, या बस लिखना शुरू कर दिया? पॉपुलेशन की समस्या हो सकती है, हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या। लैंड फ्रेगमेंटेशन क्या है मित्र? यही है ना कि 3 हेक्टेयर पर कैपिटा जो था अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय 2.5 लगभग 1970s में, वो आज घट करके 1.03 हो गया है। ये क्या है? पॉपुलेशन की वजह से लैंड फ्रेगमेंटेशन हुआ ना, और लैंड को कोई नदी थोड़े खा गई सारा। हाँ, यस और कोई मित्र? सर लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, मतलब क्वालिटी। हाँ, ये कह सकते हो, ये अच्छा पॉइंट। ठीक, और कोई? सर भूमि अभिलेखों का स्थानीय भाषा में लिपिकरण हो सर। अरे भाई,
वही तो सब बताया, तुम नहीं थे क्या सेशन में? ये पॉइंट लिखा हूँ इसलिए। ये देखो, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है उसी के आधार पे, बहुत थपथपा रही पीठ। देखो, 1-2 नहीं 22 भाषाओं में, ठीक है, 17 राज्यों में ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड जो है, लैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो 22 भाषाओं में 17 राज्यों ने एग्जीक्यूट भी कर दिया, और सरकार ने कहा है बहुत जल्दी पूरा सभी भाषाओं में अवेलेबल करवा देंगे, शेड्यूल 8 में जो भी है। और कोई मित्र? सर लैंड इंक्रोचमेंट बाय भू माफियाज या लैंड माफियाज। यस, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये डिस्प्यूट वाले में कवर कर लेना, जो डिस्प्यूट है ना कि 66% जो सिविल केसेस हैं दैट बिलोंग टू लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, उसमें लिखना कि किस तरीके से एनक्रोचमेंट हो रहा है भू माफिया का। तो ये जो सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में जो इनिशिएटिव शुरू किया है लैंड को फ्री कराने का, वो इनिशिएटिव बाकी राज्य भी शुरू कर सकते हैं कि भाई फ्री कराओ, ख़त्म करो यार, है ना, फटाफट केसेस का निपटान करो, काहे को 50 साल चलने देते हो। एक बार आपने कब्जा कर लिया, जिसकी लाठी उसकी ज़मीन, और उसके बाद 50 साल तक मौज करोगे, उसके बाद 50 साल तुम केस भी हार गए कोर्ट में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। सामने वाले विपक्षी अधिकतम क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, कोर्ट तो फैसला कभी देगी नहीं, 3-4-5 जजेस बदलेंगे, 50 साल होंगे, है ना। और कोई? और डेटा देना। सर भूमि विवादों के त्वरित समाधान हेतु विशेष न्यायालय भी का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल, विशेष न्यायालय का गठन किया जा सकता है, और आंध्र प्रदेश का मॉडल बहुत शानदार लग रहा है, डिटेल में आप पढ़ लेना एक बार, चर्चा में काफ़ी चल रहा है कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो, कहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट है, किस पॉकेट में ज़्यादा डिस्प्यूट है, कहाँ पे भू माफिया ज़्यादा काम कर रहा है। तो उनको कई बार ऐसे होता है ना कि एसडीएम की कोर्ट से ही काम हो जाता है, कई बार न्यायालय में जाना पड़ता है, तो जिस लेवल पे भी काम हो सकता है कोऑर्डिनेशन करके। आपने ई कोर्ट का जो एग्जांपल मैंने दिया था ना कि ई कोर्ट यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड है उनका कोर्ट के साथ भी इंटीग्रेशन है, ताकि कोर्ट के पास केस जाएगा तो कोर्ट देख सकता है ना कि ज़मीन पर राइट किसका है, टाइटलशिप किसका है, ओनरशिप किसका है, तो कोर्ट डिसीजन लेने में उसको आसानी होती है। तो इस तरीके से करके फटाफट आप कर सकते हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट ना भी करो तो भी उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मेथड से जल्दी से उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकते हो। बिल्कुल इसको कोर्ट कीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला केस स्टडी में जरूर डालिए, मैं पीडीएफ में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई? सर ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है जैसे फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने से, तो फार्मर्स की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो क्या वो भी एक चैलेंज में लिख सकते हैं कि लैंड ये चैलेंज? ऐसे लिखने को अरुण भाई सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये लैंड डिग्रेडेशन का टॉपिक नहीं है, ना ही पोल्यूशन का टॉपिक है। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से लैंड श्रिंक हो रहा है, ये एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो जब आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन ये पोल्यूशन और वो सब मत लेके आओ, ठीक है, वो अच्छा पॉइंट नहीं माना जाएगा। इतने अच्छे पॉइंट्स है, जितना मैंने बता दिया उसमें से आधा भी लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा। और कोई? सर जैसे स्वामित्व स्कीम में हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स का, तो हम उसको क्रेडिट लिंक से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे क्या जैसे गांव में उसको क्रेडिट से बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे गांव में किसी के पास घर है, उसका डिजिटाइजेशन हो गया लैंड रिकॉर्ड्स का, तो उसको अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स को ले जाके बैंक को दिखा सकता है कि आप मुझे इसके कोलेटरल में लोन दे दीजिए। हाँ सर, वो तो सरकार कह ही रही है ना कि इसके जो फायदे हैं वो यही है कि भाई लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया, ठीक। तो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना या और लैंड की ओनरशिप देना, दोनों डिफरेंट चीज़ें। अगर स्वामित्व स्कीम के तहत मान लो लैंड की ओनरशिप आपको मिल गई, और ये मुझे मान लो मुझे आपने स्वामित्व कार्ड दे दिया और आपने कहा मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, अभी तक पता ही नहीं था मेरे पास है कि नहीं है, लेकिन डिजिटली आपने मुझे सौंप दिया प्रमाण पत्र कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। अब उसको सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो हम बैंक के पास खुद ही लेके जाएंगे, बैंक में लोन दे देगा, क्रेडिट दे देगा। तो लैंड का डिजिटाइजेशन एक छोटा सा मामला है, लैंड का टाइटलशिप, लैंड का ओनरशिप, ये बड़ा मामला है। लैंड का ओनरशिप अगर आपको मिल गया तो फिर आपको क्रेडिट भी मिलेगा, आपको सरकार की सब्सिडी भी मिलेगी, आपको पीएम किसान से हेल्प भी मिलेगा। आप बताओ जो लैंडलेस लेबर है, पीएम किसान का उसको लाभ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। फिर उसके पास ना जमीन है, एक तो पहले से गरीब है, ऊपर से पीएम किसान का भी फायदा 6000 साल है वो भी नहीं मिलता है। जितने भी पैसे, जितनी भी सब्सिडी है, यूरिया से लेकर के ना मालूम क्या क्या, वो सब किसको मिल रहा है? जिसके पास जमीनें हैं। तो मेरे पास जमीन नहीं है तो मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिलेगा। ये तो अपने आप में भी मतलब बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार को चाहिए कि भैया ओनरशिप राइट दे दे जिसके पास जो है, तो कम से कम उनको हेल्प मिल पाए फर्दर, ठीक है। तो ओनरशिप राइट के फायदे जो होगा उसमें दिखा सकते हो कि इससे क्रेडिट मिल पाएगी किसानों को, ठीक है। तो सर ये क्या बोलते हैं कि फोर्सफुल एविक्शन ऑफ जो ट्राइबल लैंड होता है उसमें भी तो लैंड ओनरशिप का राइट दे सकते हैं। सिर्फ ट्राइबल ही क्यों,
जितने भी जगह से फोर्सफुली किसी ने कब्जा करिए सबको एविक्ट करो, सबको भगाओ लात मार के। वही तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है ना। सिर्फ ट्राइब की बात क्यों चल रही है भाई? मुझ जैसा गरीब आदमी, कमजोर आदमी, जिसके पास में मसल पावर नहीं है, उसको आकर के कोई भी धमकी दे करके जमीन कब्जा कर ले, ठीक, और 50 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आता रहेगा, तो उस पर भी तो कब्जा छुड़वाना चाहिए ना। ये तो बहुत आसान हो गया है कि ट्राइब का जमीन खाली लोग कब्जा कर रहे हैं। बहुत 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 लेमैन है। किसी भी कमजोर की जमीन कब्जा हो रही है, ठीक है। भूमाफिया हर जगह एक्टिव है। आप शहरों में देखिए, जरा भी कहीं खाली जमीन देखा और वो बाहर रहता है, नहीं वहाँ पे रहता है, तो जाकर के भूमाफिया वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और वो अगली बार आता है 2 महीने बाद, पता चलता है वहाँ पे बुनियाद उड़ गई, मंजिल बन गया। किसे हटाओगे आप? कौन पुलिस आकर के हटाएगी? लोग बोलेंगे भाई पुलिस का काम नहीं खाली करवाने, तो अदालत का काम है। अदालत में केस चला, सूट दायर कर दिया, उनके पास वकील भी हैं, लठैत भी हैं। बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और कुछ सर वो डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो सर नहीं, ये यहाँ टॉपिक ये ये भी रिलेवेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात होगी, जब वहाँ पे कि भाई एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आई थिंक लॉट ऑफ पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख के सबमिट कर दें, और ठीक से प्रैक्टिस करते रहो। एग्ज़ाम धीरे धीरे समय करीब आ रहा है, तो अभी मोर यू स्वेट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वार। अभी ही वो समय है जब आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, अच्छा रैंक लेके आओ। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मेरे लायक जो भी हेल्प है वो मैं करूँगा, तो कर लो, ठीक है भाई। चलो, शुभ रात्रि।